हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 12th और 10th के बोर्ड के, उसके मॉडल सेट आ चुके हैं। तो आप पिछला वीडियो देखे होंगे हमने, जिसमें हम लोग सब लोगों ने मिलकर क्या किया है कि मॉडल सेट का एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस किस तरह का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आपका रहने वाला है, कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए आज मैं ये करता हूँ। आज आपका ये क्लास 12th का ज्योग्राफी है ना, क्लास 12th का ज्योग्राफी चैप्टर का मैं ये करने वाला हूँ कि किस किस तरह से ये आप देखिएगा। आप अग्रिम इसको डाउनलोड कीजिएगा और देखिएगा कि आपके पैटर्न किस किस तरह से रहने वाले हैं। आपका जैसे कि एग्ज़ाम आवर 3 घंटे का है, आपका फुल मार्क्स 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें आंसर कीजिएगा। तो इसमें जब देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन ही आपका क्या रहने वाला है, आपका पहला क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, उसके चार ऑप्शंस रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे और इसको आंसर करना है। तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन ए में, जैसे कि चलिए देखिए कि किस तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जैसे कि देखिए इसमें आपका पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, है ना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। आपके ऑप्शन है ट्रेवल्स अकाउंट यानी कि यात्रियों के वृतांत, दूसरा है आपका ओल्ड मैप यानी कि पुराने मानचित्र, और तीसरा है आपका चंद्रमा की चट्टानों के नमूने यानी कि सैंपल ऑफ रॉक्स मटेरियल फ्रॉम द मून, और अंतिम है आपका प्राचीन महाकाव्य, कहने का मतलब कि एंशिएंट एपिक्स। तो आपको इसमें क्या बताना है कि कौन सा है जो भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है के बारे में बताना है। तो देखिए यात्रियों का वृत्तांत तो होगा ही, चूँकि यात्री ट्रेवल करते थे तो वो आराम से उसके बारे में बता सकते थे किस तरह के भौगोलिक संरचना थे। पुराने मानचित्र भी होंगे, आपके जो प्राचीन महाकाव्य होंगे उनमें भी डिस्कस किया जाता है कि जो भौगोलिक जो आपका जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन था वहाँ से भी लिया जाता था। लेकिन ये देखिए ये जो चंद्रमा है, इसके जो चट्टान के नमूने हैं, यहाँ से हम क्या है इसको जान नहीं सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, यानी कि ये होगा सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, यानी कि चंद्रमा के चट्टानों के नमूने। ठीक है, तो जैसे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है चीन, इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यानी कि चीन, भारत, सिंगापुर और इंडोनेशिया। आपको क्या बताना है, हाईएस्ट डेंसिटी, है ना, यानी कि किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए आपका चीन, भारत, सिंगापुर और इंडोनेशिया है। तो इनमें से है आपका क्या है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिंगापुर होगा, क्योंकि सिंगापुर क्या है एक छोटा सा देश है, बट वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में आप बेहतर जानते होंगे, आप पढ़े होंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कि किसी इकाई क्षेत्र में जितना जनसंख्या रहती है वो क्या कहलाती है, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका, यानी कि आपको क्या बताना है कि कॉन्टिनेंट में बताना है ना, देश में नहीं बताना है। आपका है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें क्या है, इसका जो आंसर होगा वो क्या जाएगा, अफ्रीका। विश्व में जितने भी कॉन्टिनेंट है अभी सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपका अफ्रीका में जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। आपको क्या बताना है कि इस सब में से विकास का वर्णन सर्वश्रेष्ठ कौन करता है। आपके ऑप्शन है एन इंक्रीज इन साइज यानी कि आकार में वृद्धि, अ कांस्टेंट इन साइज यानी कि आकार में स्थिरता, अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, या फिर आपका गुणवत्ता में साधारण परिवर्तन, कहने का मतलब अ सिंपल चेंज इन क्वालिटी। तो आप देखिए बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या होता है कि आप डेवलपमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ बड़ा होता है या ज़्यादा होना उसकी क्वालिटी को नहीं बताता है ना, तो वो चीज़ बताता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, बड़ा है, बट उसमें क्या है, उसमें जो चेंजेज आ रहा है वो क्या हो, पॉजिटिव चेंजेज आ रहा हो, है ना, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, जैसे कि जीवन स्तर का बढ़ना, है ना, शिक्षा
शिक्षा का जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसमें बढ़ना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का बड़ा होना। तो ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी आपको क्या बताता है, ये डेवलपमेंट को बताता है। ठीक है, उस यानी कि गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, चलिए आप पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। यानी कि देखिए यहाँ पे सहकारिता कृषि के बारे में बताया गया है। आपको बताना है कि कौन से देश में है जो ये एक्सपेरिमेंटली सक्सेसफुल रहा था। आपके ऑप्शन है रशिया यानी कि रूस, डेनमार्क, इंडिया और क्या है आपका द नीदरलैंड। तो आपको क्या बताना है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग आप पढ़े होंगे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है कि जैसे कि आपका ये क्षेत्र है ना, और ये अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट्स में ये बटे हुए और अलग अलग किसानों के हैं। तो ये यहाँ के जो किसान हैं वो क्या करेंगे कि वो जो सोर्सेस है ना, जो संसाधन है उन लोग को जोड़ेंगे, है ना। जैसे कि इसका सिंचाई के लिए लाएंगे मशीनरी, लाएंगे अलग अलग तरह के, कटाई के मशीन लाएंगे, है ना, सिंचाई का साधन का जुगाड़ करेंगे और इसमें क्या करेंगे, खेती करेंगे। यानी कि संसाधनों को जोड़ेंगे, अकेले नहीं करेंगे, बाकी सारा मिल के करेंगे। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव, एक दूसरे से कोऑपरेट करके संसाधनों को एकजुट करेंगे और उसमें खेती करेंगे। तो ये काफ़ी आपका पॉपुलर एक्सपेरिमेंट रहा था और इसका रिजल्ट अच्छा हुआ था, जो कि आपका कहाँ पे था, डेनमार्क में हुआ था, है ना। जिससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग करने से प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है और गुणवत्ता में भी सुधार होता है फसल के। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्या है, विच सेंटर इज नॉन एज द रस्ट बॉल ऑफ द यूएसए। यानी कि यूएसए के रस्ट बॉल, यानी अमेरिका का रस्ट बॉल किस केंद्र को कहा जाता है। आपके ऑप्शन से पिट्सबर्ग, शिकागो, गेरी या बफेलो। तो देखिए रस्ट बॉल क्या होता है, तो अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, इंडियाना है ना। तो वहाँ पे एक जगह है, ठीक है। रस्ट बॉल कहने का मतलब है कि अब उसका यूज़ नहीं है। यानी कि रस्ट बॉल कहने का मतलब है कि आपका ये है कि जैसे कि उसमें क्या था, कारखाना था, इस्पात कारखाना था। तो पहले वो काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन अब क्या है, वो वहाँ पे वो हट चुका है। यानी कि उसका क्या हो सका, उसका वो वहाँ पे हट चुका है। यानी कि कहने का मतलब है कि अब वो वैसा वहाँ पे नहीं रहा है ना, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो वो जगह आपका है गेरी में, अमेरिका का एक इंडियाना जगह है जहाँ पे गेरी है। यहाँ पे क्या होता था, इस्पात कारखाना हुआ करता था, है ना, इस्पात निर्माण होता था, लेकिन अब वो नहीं है, इसीलिए रस्ट बॉल आपको गेरी को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइसोक्रेन लाइन्स आर जॉइंट्स प्लेसेस ऑफ इक्वलिटी, है ना। आइसोक्रेन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। तो वो क्या बताती है, आपका किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, कॉस्ट डिस्टेंस या फिर प्रॉफिट डिस्टेंस। यानी कि किलोमीटर दूरी बताती है, समय दूरी बताती है, लागत दूरी बताती है या फिर आपका लाभ दूरी बताती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, वो आपकी क्या बताती है, समय दूरी बताती है। क्योंकि आइसोक्रेन्स लाइन वो लाइन्स होती है, वो क्या करती है कि किसी इक्वल टाइम में हम कितने जगह को जोड़ सकते हैं। यानी कि हम कोई एक सेंटर पॉइंट में है, ठीक है, तो यहाँ से हम मान लीजिए कि 1 घंटा में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, तो 1 घंटा में जो हम जिस प्लेस पे हम पहुँच सके, जिस जगह पे पहुँच सकते हैं, उसको जो लाइन जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है आइसोक्रेन लाइन। तो ये क्या बताता है, समय दूरी बताता है। ये समय की दूरी बताता है ना, समय दूरी। यानी कि आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये बताता है आपका टाइम डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे रन्स फ्रॉम, आपका जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है ना। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। आपके ऑप्शन से पर्थ से सिडनी, डार्विन से मेलबर्न, ब्रिस्बेन से एडिलेड और सिडनी से कालगोली। तो ये चलता है आपका पर्थ से सिडनी, है ना। ये कहाँ से चलता है, पर्थ से सिडनी चलता है। सिडनी यानी कि वही जगह क्या है आपका, न्यू साउथ वेल है, हाँ, और पर्थ है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है। ये कह रहा है कि विच सीज आर जॉइंड बाय द स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के द्वारा कौन कौन से जो सीज हैं, है ना, कौन कौन से जो समुद्र हैं वो स्वेज कैनाल के द्वारा, स्वेज नहर के द्वारा जोड़े गए हैं। आपके ऑप्शन है द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन बी है ब्लैक
एंड द मेडिटेरियन यानी कि काला सागर और भूमध्य सागर। ऑप्शन सी है द नॉर्थ सी एंड द बाल्टिक सी यानी कि उत्तरी सागर या फिर बाल्टिक सागर, या फिर डी है बाल्टिक सागर या फिर वाइट सागर। तो ये जो है स्वेज कैनाल है वो क्या है आपका एशिया और यूरोप को जोड़ता है ना, जो कि कहाँ पे आपका ये दो समुद्र को जोड़ता है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को, है ना। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। आप देखे होंगे कि अफ्रीका के पास है, ठीक है, यहाँ से आपका एक कैनाल जुड़ा हुआ है जो आपका भूमध्य सागर आपका इधर है और यहाँ पे क्या है आपका लाल सागर है, यानी कि ये रेड सी है। तो ये दोनों क्या स्वेज कैनाल ये दोनों समुद्रों को आपस में जोड़ती है, जो कि आपका एशिया से यूरोप का रास्ता को आसान बना देती है ना। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन। आपको क्या बताना है इसमें कि कौन सा जो स्टेट है जिसका डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर बिहार। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका, अगर हम देखेंगे अगर इंडिया में तो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन आपका क्या है बिहार में है, क्योंकि बिहार का जो है वो क्या है क्षेत्र छोटा है और पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा बिहार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, आपके ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा केरल होगा। आपने पढ़ा होगा जाना होगा कि केरल में जो सेक्स रेशियो है सबसे ज़्यादा अच्छा आपका केरल में है। ठीक है, और सेक्स रेशियो क्या होता है तो पर 1000 मेल पे कितने फीमेल होते हैं वो आपके सेक्स रेशियो को बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द मेगा सिटी, जो आपके महानगर होते हैं उसकी जनसंख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन 60 लाख, 70 लाख, 10 लाख या फिर 100 लाख, है ना। 60, 70, 80 या फिर 100 लाख। तो इसके जो क्या होगा मेगा सिटी का जो पॉपुलेशन होता है वो होने चाहिए 10 मिलियन, है ना। 10 मिलियन यानी कि कितना होगा 100 लाख, 100 लाख यानी कि 10 मिलियन। ये आपका इससे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो वो जो सिटी होता है उसको मेगा सिटी डिक्लेयर किया जाता है ना, यानी कि मेगा सिटीज़ को महानगर घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द सेटलमेंट डेवलप अलोंग आइदर साइड ऑफ द रोड, रिवर और कनाल, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती है। आपका होता है वृत्ताकार, रेखीय, क्रॉस आकार का या फिर वर्गाकार। तो चूंकि क्या है देखिए आपके ऑप्शन क्या क्या है, सड़क है, नदी है और नहर है। सड़क, नदी और आपका नहर, तो इसमें आपके किस तरह के होंगे तो इसमें आपके कैसे होंगे रैखिक होंगे, है ना, लीनियर होगा, लीनियर सेटलमेंट डेवलप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेट ऑल रूरल सेटलमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है। तो इसका तो बहुत ही इजी सा आंसर होगा, है ना, क्योंकि क्या होगा ये बिना देखे हम लोग इसको प्राइमरी लगा देना है, क्योंकि क्या किसके बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे आपका पूछा गया है रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ किसके तो रूरल, है ना, रूरल सेटलमेंट यानी कि आपके ग्रामीण बस्तियों में। तो ग्रामीण बस्तियों में हम लोग देखते हैं पशुचारण करते हैं, मछली उगाते हैं, है ना, कृषि करते हैं, जो कि क्या है वो प्राइमरी सेक्टर के काम होते हैं, है ना, प्राथमिक क्षेत्र के वो काम है। अगला प्रश्न है आपका 15, ये कह रहा है कि द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, यानी कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है इरिगेशन यानी कि सिंचाई, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, डोमेस्टिक यूज यानी कि घरेलू उपयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो देश है वो क्या है कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज़्यादा जल हमारा कहाँ यूज होता है सिंचाई में होता है ना, इरिगेशन में यूज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया। तो इससे पहले आपको क्या है कि भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इससे पहले आपको क्या जानना होगा कि ज्वार किस तरह के भूमि में होता है ना, किस तरह के लिए उसको मिट्टी चाहिए। ठीक है, तो वो होता है आपका अधिक सिंचित भूमि पे होता है ना। तो ये जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, है ना, ये महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा पैदावार ज्वार का होता है। अगला प्रश्न है आपका 17, इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप इन द वर्ल्ड।
भारत विश्व में से किस फसल का प्रमुख उत्पादक है ना। आपको क्या बताना है, भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। आपके ऑप्शन है जूट, राइस, टी, कॉफ़ी, यानी कि जूट, चावल, चाय या फिर कॉफ़ी का। तो ये है क्या है, चावल का। पूरे विश्व में जो भारत है वो किस चीज़ का उत्पादक है, तो वो है आपका चावल का है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18। ये कह रहा है कि लिग्नाइट कोल इज फाउंड इन, लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है झरिया में, नई वैली में, बोकारो या फिर रानीगंज। तो ये लिग्नाइट कोल क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि कोयला का अलग अलग टाइप होता है, जिसमें से लिग्नाइट जो होता है वो सबसे लो क्वालिटी का होता है ना। ये आपका निम्न स्तर का कोयला होता है, जिसका यूज क्या होता है, बिजली उत्पादन में इसका यूज होता है। तो ये आपका बेसिकली मिलता है आपका नई वैली में। और ये जो नई वैली है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच इज़ द लार्जेस्ट सोलर प्लांट लोकेटेड, यानी कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो चलिए आपके शहर क्या क्या दिया हुआ है, नासिक, जोधपुर, कैगा या फिर चंद्रपुर। तो आपका देखिए कि ये जगह पे है कहाँ पे और कौन कौन से जगह में। नासिक आपका कहाँ पे है, तो आपका नासिक मुंबई है ना, आई थिंक मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में है, सॉरी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपका होगा जोधपुर, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, सोलर प्लांट लोकेटेड है, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है वो कुछ इसके अनुकूल है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20। इसमें पूछा गया द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, जो बिग इंच पाइपलाइन था वो क्या ट्रांसपोर्ट करता था। बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है। आपके ऑप्शन है मिल्क, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या वाटर या फिर पेट्रोलियम, यानी कि दूध, पानी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या फिर पेट्रोलियम। तो जो बिग इंच पाइपलाइन है वो आपका क्या परिवहन करता है, तो आपका पेट्रोलियम परिवहन करता है, जो कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ये काफ़ी अच्छा भूमिका निभाया था ये बिग इंच पाइपलाइन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 21। विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लिंक्ड बाय द चैनल टनल, यानी कि चैनल टनल निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों को जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा हुआ है ना, जोड़ा चैनल टनल। आपके ऑप्शन है लंदन बर्लिन, ठीक है, पेरिस लंदन, बर्लिन पेरिस और बार्सिलोना बर्लिन। ठीक है, तो ये जो आपका है चैनल टनल है ना, ये है आपका जुड़ा हुआ पेरिस एंड लंदन से। पेरिस कहाँ पे है, तो फ्रांस, पेरिस आपका लंदन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये पेरिस और लंदन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 22। इसमें पूछा गया है कि इन विच स्टेट इज द भरमौर ट्राइबल रीजन सिचुएटेड, तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर इधर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो भरमौर है वो आपके आते हैं हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक आपका जिला है चंबा जिला, वहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में ही आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल कमान एरिया। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आपके ऑप्शन से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि विकास, इको डेवलपमेंट यानी कि पर्यावरण विकास, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट यानी कि परिवहन विकास या फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड यानी कि भूमि का उपनिवेशीकरण। तो आपका जो इंदिरा गांधी कैनाल कमान एरिया है वो बेसिकली आपका डिपेंड करता है पर्यावरण विकास से। ठीक है, चलिए अगला, स्लेव ट्रेड वाज एबॉलिश्ड इन द यूएसए, अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया था। तो ये आपका ऑफिशियली औपचारिक रूप से ये आपका 1808 में समाप्त किया गया था, लेकिन क्या था इसको समाप्त होने में और भी कई ज़्यादा दशक लगे थे। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन ओपेक, है ना, यानी कि ओपेक जो है ये क्या है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है कि जो तेल उत्पादक जो देश होते हैं वो मिलके ये ओपेक में जुड़े हुए हैं, जो क्या करते हैं तेल उत्पादन करते हैं और ऑयल मार्केट में
वो क्या करते हैं, जो पैसा होता है कि कितना लगेगा वो उसका निर्माण करते हैं, कि उसकी कीमत का, कि ऑयल का प्राइस का निर्माण करते हैं ओपेक कंट्री। तो इसमें कितने मेंबर हैं, तो अभी हालांकि इसमें क्या होता है बढ़ते और घटते रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अगर हम 2025 का डेटा देखेंगे तो इसमें आपके 13 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें इसके सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखिए, एंजॉय कीजिए। और भी मॉडल सेट इसमें डाले गए हैं आप सभी क्लास के लिए, अलग अलग जो आए हैं आपके 10th और 12th के लिए। तो हमारा वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।